नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड तो आज हम लोग एक नया सीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी। तो कंट्रोल सिस्टम का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या कंटेंट हम लोग इसमें डिलीवर करने वाले हैं और क्या इसका सिलेबस रहेगा, उसको कितना हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, ये कितने मार्क्स का आपका रहता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम ज़रा देखेंगे। तो चलिए ज़रा मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ कि क्या हम पढ़ने वाले हैं वो इस टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में। ठीक है जी। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा लैप्लास के बारे में समझाऊंगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में, थोड़ा सा सिस्टम के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। तो ये रहेगा बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी। मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है। तो मैथमेटिक्स यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है भी। ये दूसरा टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड मेसन गेन फॉर्मूला। ठीक है जी। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड मेसन गेन फॉर्मूला, हम ये पढ़ने वाले हैं भी। ठीक है। ये हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट स्पेस। ठीक है भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इवन नेटवर्क थ्योरी में भी नेटवर्क के जो सर्किट्स हैं उनको भी आप स्टेट स्पेस से सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तो स्टेट स्पेस एक अलग कंसेप्ट होगा, उसको हम देखेंगे। नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं टाइम डोमेन एनालिसिस। नंबर 6 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, और वो रहेगा स्टेबिलिटी को। ठीक है जी। टाइम डोमेन एनालिसिस में इवन एरर एनालिसिस भी आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इसी में एरर एनालिसिस भी आ जाएगा आपका, एरर एनालिसिस। ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। ठीक है जी। अब जो स्टेबिलिटी वाला टॉपिक है, इसमें हम लोग कई टेक्निक डिस्कस करेंगे, कई तरीके डिस्कस करेंगे जिससे हम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आएगा राउथ। ठीक है जी। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे रूट लोकस। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हमारा आएगा बोडे प्लॉट। ऑब्वियसली इनमें और भी कुछ पढ़ते जाएंगे हम। बोडे प्लॉट में जैसे बहुत सारी और, नॉट ओनली फॉर स्टेबिलिटी, मतलब कई और चीज़ों के लिए भी हम बोडे प्लॉट को यूज़ करते हैं। ठीक है। खासकर एनालॉग में भी इसका यूज़ होगा बोडे प्लॉट का। ठीक है। इसके बाद हम पोलर प्लॉट पढ़ेंगे। नंबर 5 हम पढ़ेंगे निक्विस्ट प्लॉट, और नंबर 6 M&N सर्कल्स। हालांकि ये आपका स्टेबिलिटी से भी बता देगा, बट बहुत कुछ और भी जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है। तो ये टॉपिक आएगा। इसके बाद नंबर 7 पे हम पढ़ने वाले हैं कंपनसेटर्स। नंबर 7 कंपनसेटर। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज इस बार मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन टेक्निक भी मैं इसकी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। कंपनसेटर को डिजाइन कैसे करते हैं, किस तरह का कंसेप्ट इसमें यूज होता है। ठीक है जी। तो वो सब चीजें हम देखेंगे। कंपनसेटर काफी बढ़िया रहेगा इस बार। ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। कंपनसेटर एंड पीआईडी कंट्रोलर, तो बेसिकली ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कैसे हम कंट्रोल करते हैं बेसिकली, मतलब या जेड ट्रांसफॉर्म में चीज़ों को देखना। ठीक है ना। तो वो हम डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम हम देखेंगे। ठीक है। या डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम आप ये कह सकते हो, डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम। थोड़ा बहुत मैं नॉन लीनियर वाले कंट्रोल सिस्टम को भी देखूंगा। ठीक है जी। वो पार्ट भी हमारा इसमें यूज होगा कंट्रोल सिस्टम में, वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारा टोटल इसमें सिलेबस रहेगा जो मैं इस सब्जेक्ट में कवर करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 आवर्स के बीच ये रहेगा, मतलब सिर्फ थ्योरी क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं। प्लस इसमें जो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, क्वेश्चंस आपका अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 आवर्स के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 100 to 110 आवर्स, 20 आवर्स के अराउंड ये आपका इसका टोटल हमारा टाइम रहेगा इसमें कंट्रोल सिस्टम में।
दूसरा इसके लिए बुक थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। बुक जो है वो है बीसी को, ठीक है, को हम यूज करेंगे भाई, बीसी को। बट मैं आपको बता दूं, मैं एक बुक यूज नहीं करने वाला हूं, मैं 2-3 बुक यूज करूंगा, ठीक है। बट अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आप ये बुक आप जरूर अपने पास रखिएगा, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी बुक है और मैं बहुत सारे टॉपिक इससे आप इस बुक से आपका रेफर करूंगा, ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मार्क्स जनरली ये में भी 8 से 10 नंबर का दोनों बल्कि तीनों ब्रांचेस में आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी, आपका इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, ठीक है ना। तो करीबन आप ये मान के चलिए कि 8 to 10 मार्क्स का ये बनेगा। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो आपके इजिएस्ट सब्जेक्ट जो है, जो बिल्कुल ही आसान सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें से होता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। और ये स्कोरिंग भी है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं इसको मैथमेटिकल वे से ना पढ़ के हम लोग इसको कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। और इसमें कंसेप्ट बड़े बढ़िया हैं। आप देखिए इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सिस्टम में हम कैसे चीजों को देखें, ठीक है, कैसे हम कंट्रोल अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्चुअली चीजों को डिलीवर किया जाए इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। बिकॉज ये सब्जेक्ट डिमांड, इस सब्जेक्ट की डिमांड भी कुछ ऐसी है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप कह सकते हो पूरी इंजीनियरिंग में। लास्ट में आप सोचिए कि अगर कोई आप कंट्रोल इंजीनियर हो तो आपका काम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके ऊपर बहुत कुछ दावेदार हो जाता है, कंपनी का बहुत हैवी पार्ट आपके पास होता है अगर आप कंट्रोल इंजीनियर हो तो, ठीक है। क्यों ऐसा होता है उसको जरा डिस्कस करेंगे कि इसमें एक कंट्रोल इंजीनियर क्या काम करता है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है, क्या करता है वो, ठीक है, और हम क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें इसमें डिस्कस करनी है। दूसरा ईएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो जो लोग ईएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो उनको तो भाई आप, क्योंकि आसान सब्जेक्ट है और मतलब इजी है तो जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो ना आप इसमें, ठीक है, तो आप फास्ट भी हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों जरा स्टार्ट करते हैं जर्नी, ठीक है, और देखते हैं कि कितना हम लोग इसमें डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। इसको जरा देखते हैं दोस्तों, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वर्ड ही में भी इसको जरा समझते हैं, कंट्रोल सिस्टम ये क्या चीज है। बेसिकली दो वर्ड से बना है, एक तो सिस्टम और एक कंट्रोल। तो हमें पहले सिस्टम समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या चीज होती है। जिन लोगों ने सिग्नल लगा रखा है, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं, वो लोग के लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा इसमें, बट जिन्होंने नहीं भी लगा रखा तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा सब्जेक्ट को, सो दैट जिन लोगों ने सिग्नल नहीं भी लगाया है वो लोग भी मेरे साथ कॉप अप कर सके, मेरे साथ मुझे समझ सके चीजों को, ठीक है जी। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम क्या चीज है, जरा देखिए, हमारी बॉडी एक सिस्टम है। मतलब मैं सिस्टम को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूं। सिस्टम एक वो चीज है जो इनपुट लेती है और जो आउटपुट देती है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। आपका फैन एक सिस्टम है, ठीक है, आपकी बॉडी एक सिस्टम है, आपकी गाड़ी एक सिस्टम है, आपका बल्ब एक सिस्टम है। जैसे आप नाम करते हो ना, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब जो इनपुट लेता है और जो हमें आउटपुट देता है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। अगर मैं उसको दिखाऊंगा तो मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगा, जैसे कि देखिए मैं ये डब्बे से दिखा रहा हूँ, बेसिकली बॉक्स से दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा इनपुट साइड आप कह सकते हो और यहां से मैं आउटपुट ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मेरा कोई सिस्टम बन गया, इसको मैं सिस्टम नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो इनपुट और आउटपुट लेता है वो सिग्नल की फॉर्म में हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। जैसे मेरा ही सिस्टम लीजिए, मैं अभी आउटपुट दे रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, तो आप जो सुन रहे हो वो एक सिग्नल की फॉर्म में सुन रहे हो, आप मेरी स्पीच सुन रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये सिग्नल की फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही जो आपको मतलब जो भी सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिग्नल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, और सिग्नल की फॉर्म में ही आउटपुट देते हैं, ठीक है भाई। तो सिग्नल क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो इंफॉर्मेशन लेके आता है, वो इंफॉर्मेशन किसको देगा, सिस्टम को देगा। सिस्टम फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करके अकॉर्डिंगली जो भी उसकी आउटपुट होगी वो उसकी आउटपुट देगा। जैसे आपका फैन देखिए, आपका फैन क्या करता है, वोल्टेज सिग्नल लेता है, वोल्टेज सिग्नल लेके एयर प्रेशर जो भी है, स्पीड आप ये कह सकते हो, वो उसकी आउटपुट है, ठीक है। इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। तो अब जो सिस्टम होते हैं कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये कई तरह के सिस्टम होते हैं। अगर मैं इनपुट आउटपुट के हिसाब से डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, एंड सिंगल इनपुट
मल्टीपल आउटपुट। जैसे हमारा बॉडी एक सिस्टम है, तो हमारा जो सिस्टम है वो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। हम कई जगह से इनपुट लेते हैं, कई जगह से आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम। फैन आप अगर देखें, फैन एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है, ठीक है ना। एक सिंगल इनपुट लेता है वोल्टेज सिग्नल और सिंगल आउटपुट आपका दे रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक, आप ये कह सकते हो कि फैन मेरा सिंगल इनपुट सिंगल। तो इस तरह से हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, मतलब इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में। वैसे अगर मैं कैरेक्टराइज करूं, मान लीजिए, तो सिस्टम कई तरह का होता है, ठीक है। सिस्टम को हम कई तरह से डिफाइन करते हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। उसे कई तरह का हम सिस्टम डिफाइन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं बात करूं, जैसे सिस्टम को अगर मुझे डिफाइन करना हो, तो सबसे पहला मैं बोलूंगा लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो हमारा जो ये सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट का थोड़ा नाम मैंने पूरा नहीं लिखा, असल में नाम है लीनियर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है जी। तो अब जरा लीनियर वर्ड को समझते हैं कि लीनियर क्या है। वैसे मैं थोड़ा सा और बता दूं, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। दूसरा हम पढ़ेंगे टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट सिस्टम, ये भी हमारा एक टाइप है, ठीक है जी। नंबर 3, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। ये भी हम देखेंगे कि कॉजल एंड नॉन कॉजल क्या होते हैं। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है जी। नंबर 4 हम पढ़ेंगे आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, ये भी हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, मतलब इस सब्जेक्ट में हमें इन सब चीजों से डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम और भी होते हैं वैसे, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो मैं उनको नहीं लेके चल रहा हूँ, बिकॉज और भी आप 2-3 आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, स्टैटिक, डायनेमिक में भी, स्टैटिक डायनेमिक आप ये कह सकते हो मेमोरी लेस और विद मेमोरी सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरह के सिस्टम और आप बोल सकते हो। बट मुझे मेन इन चारों चीजों पर देखना है, मुझे इन 4 चीजों को समझना है, ठीक है जी। क्योंकि हम लीनियर कंट्रोल सिस्टम में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहले लीनियर वर्ड भी यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखिए, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है। लीनियरिटी का मतलब 2 चीजों से होता है। एक होता है होमोजेनिटी और एक होता है सुपरपोजिशन। तो लीनियरिटी का मतलब मेरा 2 चीजों से है। एक है हमारा होमोजेनिटी और दूसरा क्या है बताओ, सुपरपोजिशन। अब इसका क्या मतलब है मेरा, ये कहने से मेरा क्या मीनिंग है, मतलब होमोजेनिटी का क्या होता है, सुपरपोजिशन मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है जी। जरा देखिए, होमोजेनिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए कोई इनपुट किया xt और उसके कोरस्पोंडिंग मुझे yt आउटपुट मिल गया, ठीक है भाई। कोई सिस्टम था मेरा, मैंने कोई इनपुट xt किया, मुझे आउटपुट yt मिल गया। अब मान लीजिए अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मुझे आउटपुट भी a से मल्टीप्लाई होकर मिल जाए तो मैं बोलूंगा सिस्टम मेरा होमोजीनियस है। सिमिलरली अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूं और आउटपुट भी b से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका तो सिस्टम कैसा है मेरा, होमोजीनियस, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, होमोजीनियस सिस्टम मैंने समझाया। आप एग्जांपल दे सकते हो कोई होमोजीनियस सिस्टम का। जनरली ज्यादातर नॉन होमोजीनियस सिस्टम होते हैं, मतलब अगर आप इनपुट को डबल करोगे तो आउटपुट भी डबल नहीं होती है जनरली, ठीक है। ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं बल्ब को एक सिस्टम मान लूं, ठीक है, तो बल्ब में मान लीजिए 20 वोल्ट की 20 वोल्ट पे कुछ अलग ब्राइटनेस थी, तो 40 वोल्ट पे उसकी डबल ब्राइटनेस नहीं होगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो क्या होता है, फ्यूज ही हो जाए, ठीक है। तो मतलब वो नॉन होमोजीनियस टाइप का सिस्टम हो गया, ठीक है ना। मतलब जैसे बल्ब में अगर मैं इनपुट वोल्टेज ले लूं और आउटपुट करंट ले लूं, सोचिए, तो अगर वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट मेरा डबल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज जो बल्ब होता है वो एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप उसमें होमोजीनियस सिस्टम नहीं बोल सकते उसको। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनमें आपका होमोजेनिटी होल्ड नहीं करती। ऐसे फैन को देखिए आप, फैन में अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे तो आपकी स्पीड डबल नहीं होगी, ठीक है ना। इस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती वोल्टेज के साथ स्पीड, ठीक है ना। तो कुल मिला के वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो होमोजीनियस सिस्टम का आप समझिए जिसमें अगर मैं इनपुट को डबल कर रहा हूं तो आउटपुट भी डबल हो जाए, इनपुट को ट्रिपल कर रहा हूं तो आउटपुट भी ट्रिपल हो जाए। चलिए, अब सुपरपोजिशन का क्या मतलब है, सुपरपोजिशन कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो सिस्टम कैसा मेरा, लीनियर है, सिस्टम मेरा लीनियर होगा।
तो अब सुपरपोजिशन कैसे देखते हैं? मान लीजिए पहले मैंने इनपुट की xt और आउटपुट मुझे मिल रही है yt या x1t, मैंने मान लीजिए मैंने इनपुट की x1t, मुझे आउटपुट मिल गई y1t, ठीक है जी। फिर मैंने इनपुट की x2t और मुझे आउटपुट मिल गई y2t। फिर मैंने इनपुट की x3t और मुझे आउटपुट मिल गई y3t। बट जो मैंने तीसरी इनपुट की x3t, वो मैंने थोड़ा सा समझदारी से की। मतलब मैं उसको मान लीजिए प्रीवियस दो इनपुट का सुपरपोज करके करूं, मान लीजिए ऐड करके करूं, तो अगर मेरी जो आउटपुट आ रही है तीसरे आउटपुट, वो भी अगर प्रीवियस दो आउटपुट का सुपरपोज होके आ जाए, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा बताओ जरा? इसका मतलब मैं बोलूंगा कि सिस्टम मेरा कैसा है, उसके ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके ऊपर सुपरपोज करने का मतलब सिर्फ ऐड करना नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करने से भी होता है। अगर मैं दो इनपुट को ऐड करूंगा तो अगर आउटपुट भी ऐड हो रही है और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आउटपुट भी सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब उस सिस्टम पे सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। मतलब जो तीसरी इनपुट मैंने डाली है वो प्रीवियस दो को सुपरपोज करके डाले, तो तीसरी आउटपुट जो आई वो भी प्रीवियस दो आउटपुट का सुपरपोज करके अगर मेरे पास आ जाए, तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम भी एप्लीकेबल है। समझ आया? अब दोनों अगर मुझे देखना हो तो एक काम करते हैं, जो तीसरी इनपुट डाल रहा हूं वो इसको ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको बी से, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ये भी ए से हो जाए ये बी से हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिस्टम में होमोजेनिटी भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये ए से हो रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी ए से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको बी से कर रहा हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी बी से मल्टीप्लाई हो रही है। होमोजेनिटी भी एप्लीकेबल है और सुपरपोजिशन भी एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लीनियर सिस्टम, ठीक है भाई। लीनियरिटी चेक करने के लिए सबसे पहले होमोजेनिटी चेक करनी होती है, सबसे बेसिक रूल है, होमोजेनिटी चेक कर लो, ठीक है। और होमोजेनिटी कैसे चेक करोगे? आप इनपुट जीरो डाल के देखो, अगर किसी सिस्टम में जीरो इनपुट पे जीरो आउटपुट नहीं है तो इसका मतलब वो तो पहली बात होमोजेनियस है ही नहीं, ठीक है, पहले ही चेक कर लो। तो इसका मतलब सबसे बेसिक रूल तो क्या है लीनियरिटी चेक करने का? होमोजेनिटी, ठीक है। होमोजेनिटी सबसे पहले चेक की जाती है बाय द वे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लीनियरिटी को डिफाइन करते हैं। तो लीनियर सिस्टम वो होता है जो होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन दोनों को सेटिस्फाई करे। अब बहुत सारे सिस्टम हमारे पास ऐसे होते हैं जो लीनियर होते हैं, जो नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है, उनको जरा देखते हैं, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम को जरा देखिएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में समझा रहा हूँ, मतलब डिस्क्रीट टाइम में भी आप समझ सकते हो, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी इन सब चीजों को। तो मैं फिलहाल कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जरा देखिए दोस्तों, कुछ जरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उनसे हम समझते हैं कि लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम हमारे कैसे होते हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि yt इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, ये मेरा लीनियर सिस्टम नहीं है, स्क्वायर सिस्टम आप कह सकते हो। स्क्वायर कर रहा है, जो भी इनपुट डालोगे xt, उसका आउटपुट जो है वो मुझे स्क्वायर करके देगा। ये मेरा आउटपुट है और xt मेरा क्या है बताओ जरा? xt मेरा इनपुट है। तो जो भी आपने xt इनपुट डाली, आउटपुट उसका स्क्वायर हो गया है। क्या ये सिस्टम लीनियर है? नहीं जी। क्यों? मान लीजिए आपने x1t डाली तो आपको मिल गया आउटपुट y1t, आपने x2t डाली तो आउटपुट मिल गया y2t, और अगर आपने x3t इनपुट डाली तो आपको मिल गया y3t। x1 के लिए y1 ये बनेगा, x2 के लिए y2 ये बनेगा, x3 के लिए y3 ये बनेगा। सही है, x3 इनपुट के लिए y3 जो होता उसका स्क्वायर कर दो, y3 आएगा। बट जो x3t डाला है ना मैंने माफ कीजिएगा, x3t जो इनपुट मैंने डाला है, वो x3t इनपुट क्या है बताओ जरा? वो है x1t प्लस x2t, मतलब दो इनपुट को सुपरपोज करके डाले। तो अगर मेरे पास y3t भी दो आउटपुट का सुपरपोज करके आ जाए, इसका मतलब सिस्टम कैसा है बताओ मेरा? लीनियर है। बट क्या सुपरपोज करके आ रहा है क्या? अगर मैं y1 और y2 को अगर मैं पुट करूं तो x1t का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा ये x2t का स्क्वायर। क्या ये बराबर है? ये और ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कैसा है ये बताओ जरा? नॉन लीनियर सिस्टम है, दिस इज नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है भाई, नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये प्रिंसिपल आप लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो। ऐसे अगर मैं बोलूं yt इक्वल टू साइन ऑफ xt, साइन ऑफ xt अगेन नॉन लीनियर, ठीक है, आप इसी तरह चेक कर सकते हो, ठीक है। एक तरफ बनेगा साइन ऑफ x1t, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, आप जरा ट्राई करना, और एक तरफ बनेगा साइन ऑफ x1t प्लस साइन ऑफ x2t। जब आप y1 प्लस y2 करो ना, ये y1 है ये y2 है और ये x1 x2 है, दोनों को ऐड किया, मतलब x3t जो थी वो ये थी, तो x3t इक्वल टू y3t बनना चाहिए। y3 की जगह y1 प्लस y2 और इधर x3 की जगह x1 प्लस x2 कर दिया, तो क्या बराबर होता है? ये बराबर नहीं होता। इसका मतलब कैसा बनेगा बताओ जरा? नॉन लीनियर सिस्टम बनेगा, ठीक है भाई, ये मेरा नॉन लीनियर है।
अगेन अगर मैं बोलूं yt इक्वल टू ln xt, तो ये कैसा बनेगा बताओ जरा, अगेन नॉन लीनियर सिस्टम बनेगा ये, ठीक है जी, अगेन मेरा नॉन लीनियर सिस्टम बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये मेरा अगेन नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, तो मैं यहां से ऐसे yt इक्वल टू e की पावर xt, ये भी आपका नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है जी। तो अगर मैं डिफाइन करूंगा मतलब लीनियर नॉन लीनियर को, तो कैसे डिफाइन करूंगा, इफ एनी सिस्टम इन विच इनपुट एंड आउटपुट आर रिलेटेड वाया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वाया लोगैरिथमिक फंक्शन, वाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वाया मल्टीपल, मतलब मल्टीपल ऑर्डर, आप मल्टीपल डिग्री आप कह सकते हो, ठीक है। तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो कैसा बनेगा, नॉन लीनियर, ठीक है ना, उस केस में सिस्टम आपका नॉन लीनियर बनेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता yt इक्वल टू साइन टी इंटू एक्स टी, तो आपका सिस्टम लीनियर है ये, ठीक है, बिकॉज ये साइन का फंक्शन नहीं है एक्स टी, साइन टी तो मेरा कोफिशिएंट है। अब जरा यहां पे आप चेक करके देख सकते हो सुपरपोजिशन होमोजेनिटी कैसे, अगर मैं बोलूंगा x1t इनपुट डाल रहा हूं तो y1t जो बनेगा वो क्या बनेगा, sin t इंटू x1t। सिमिलरली x2t के लिए y2 जो आएगा वो आएगा sin t इंटू x2t। सिमिलरली x3t के लिए जो y3t आएगा वो क्या आएगा, sin t इंटू x3t, सही है जी। अब y3t को आप क्या रखो बताओ जरा, y3t को आप y1t प्लस y2t रखो, तो बताओ जरा x3t क्या आना चाहिए बताओ फिर, नहीं मतलब मैंने उल्टा बोल दिया ना, मतलब x3t को आप x1 प्लस x2 करोगे तो y3 क्या आना चाहिए, y1 प्लस y2। अब जरा y1 y2 की वैल्यू ऊपर से उठा के पुट कीजिए, मेरे ख्याल से यही बनेगा, sin t कॉमन आ जाएगा, समझ आया। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये सिस्टम कैसा है, मेरा लीनियर है, ये मेरा लीनियर है। तो आप फर्क समझिए कि लीनियर यहाँ पे नॉन लीनियर और ये जो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। दूसरा, कई ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो लीनियर होते हैं और कई ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लीनियर ऑपरेशंस की, तो मैं इसको एक बार जरा रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, लीनियर ऑपरेशंस कौन से हैं एंड नॉन लीनियर ऑपरेशंस कौन से हैं, ठीक है, उनको भी जरा मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जरा देखिएगा। लीनियर ऑपरेशंस, लीनियर ऑपरेशंस, लीनियर ऑपरेशंस अपने पास होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ये आपके लीनियर ऑपरेशंस होते हैं। नॉन लीनियर ऑपरेशन कौन से होते हैं, नॉन लीनियर ऑपरेशंस होते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपके नॉन लीनियर। अब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन किन के बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच, ठीक है। अगर उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रखा हो तो सिस्टम कैसा होगा, मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं yt इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, अभी आपने किया था, तो यहां से xt इंटू एक्स हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है ना आपका, तो इसका सिस्टम कैसा बताओ जरा, ये नॉन लीनियर सिस्टम बनेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, दो इनपुट के बीच, ठीक है। ऐसे ही इनपुट आउटपुट के बीच मल्टीप्लिकेशन हो तब भी नॉन लीनियर, आउटपुट के बीच मल्टीप्लिकेशन हो तब भी नॉन लीनियर, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के बीच मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो जरा, अभी देखो वैसे हमने किया था yt इक्वल टू साइन टी इंटू एक्स टी, ये आपका लीनियर है, तो आप बोलोगे सर इसमें भी मल्टीप्लाई हो रखा है, ये चीज कोई इनपुट आउटपुट थोड़ी ना है, आप समझ रहे हो, ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है नॉन लीनियर बनेगा। ऐसे डिवीजन आ जाए yt इक्वल टू 1/xt, आप दिखा दीजिए, ये आपका नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है ना, ये आपका नॉन लीनियर सिस्टम होगा। आप इस पे सुपरपोजिशन होमोजेनिटी पे लगा के देख सकते हो, ठीक है ना, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन लीनियर सिस्टम बनेगा। चलिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये अगर आप कर रहे हो किसी भी सिस्टम पे, अगर जैसे yt इक्वल टू dxt/dt आ जाए, तो इससे सिस्टम की लीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होती। आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है, डिफरेंशिएशन से सिस्टम की लीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, सिस्टम मेरा लीनियर ही रहेगा, समझ आया भाई, चाहे कितनी बार भी कीजिए। yt इक्वल टू d²xt/dt², उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम अगेन मेरा लीनियर है, ठीक है, सिस्टम मेरा लीनियर रहेगा। बहुत अच्छा। तो अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन, ऐसे ही इंटीग्रेशन भी मेरा कैसा है बताओ, लीनियर सिस्टम है, लीनियर ऑपरेशन है, ठीक है, लीनियर सिस्टम। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अब बताओ, अब ये नॉन लीनियर बन जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो गया ना ये, ठीक है,
इनपुट इनपुट का वेरिएबल जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका तो सिस्टम कैसा बन जाएगा अब ये नॉन लीनियर, ये आपका नॉन लीनियर सिस्टम बनेगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ कि नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एंड आपका डिफरेंशिएशन से आपका सिस्टम लीनियर ही रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन में थोड़ी एक कमाल की चीज है। अगर मैं बोलूं वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टी डी टी, ये यहां पे लीनियर है। ठीक है, ये सिस्टम मेरा लीनियर है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक्स टी डी टी प्लस 0 टू टी एक्स टी डी टी, ये बन जाएगा नॉन लीनियर, क्योंकि मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो ये क्योंकि ये कांस्टेंट आएगा, इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट बनेगी, समझ आया? तो अगर कांस्टेंट बनेगी तो कांस्टेंट टर्म अगर किसी फंक्शन में ऐड हो रखी है तब भी सिस्टम मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्यों, वो भी जरा देख लेते हैं। तो ऐसे अगर आप लिखते हो तो थोड़ा सा नॉन लीनियरिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए जरा देखते हैं दोस्तों कैसे, मतलब अगर मैं इसको देखना चाहूं कि ये सच में नॉन लीनियर है कि नहीं है, तो कैसे देखोगे बताओ? है जी, क्या ये नॉन लीनियर है क्या, या फिर मैंने गलत बोल दिया एक बार? है जी, ये लीनियर है। एक बार अगर मैं मान लीजिए बोलूं कि x1t मैंने इनपुट दिया, तो यहाँ पे भी x1t आ जाएगा, यहाँ पे भी x1t, यहाँ पे y1t। फिर मैंने बोला x2t मैंने इनपुट दिया, तो यहाँ पे x2t, यहाँ पे x2t, यहाँ पे y2t। फिर मैंने बोला x3t इनपुट दिया, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सही है, जरा देखिए अब। तो इसका मतलब ये तो क्या रहेगा फिर, ये तो लीनियर रहेगा नहीं? जरा देखिए ना, तो मैंने गलत बोल दिया, इसका मतलब स्टिल ये लीनियर रहेगा। मैं थोड़ा सा वो मे बी समेशन वाला केस में ले गया। ठीक है, एक बार जरा चेक करते हैं इसको, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेते हैं, जरा देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार कुछ चीजें जानबूझ के बोली जाती है। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, तो अगर मैं मान लीजिए बोलूं कि x1t मैंने इनपुट किया, ठीक है ना, तो बनेगा x1t फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 dt प्लस 0 टू t x1t dt। तो इससे क्या बनेगा बताओ जरा? y1t। अगर मैं बोलूं x2t फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 x2t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t x2t dt, ये क्या बन जाएगा? y2t। ऐसे अगर मैं इनपुट x3t कर दूं तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 x3t dt प्लस 0 से इन्फिनिटी x3t dt, 0 से t इज इक्वल टू y3t। सही बात है भाई। अब x3 को क्या रख दीजिए बताओ? x1 प्लस x2, और y3 को y1 प्लस y2। तो मेरे ख्याल से वो लीनियर ही रहेगा भाई। ठीक है, ये मेरे ख्याल से लीनियर रहेगा। तो आपका सिस्टम कैसा है? लीनियर है। ठीक है ना, ये आपका लीनियर ही रहेगा, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, तो हर केस में ये वैसे ही आपका जुड़ेगा। ठीक है, x3 की जगह पे अगर आप x1 प्लस x2 रखते हो तो और यहाँ पे भी x1 प्लस x2 रखते हो और y3 की जगह y1 प्लस y2 करते हो, दोनों को जोड़ोगे तो अल्टीमेटली वही बनेगा। ठीक है ना, तो इसका सिस्टम इज लीनियर, सिस्टम मेरा लीनियर रहेगा। ठीक है, चलिए मैं रब कर दूं। ठीक है, मैं रब कर दूं। नेक्स्ट वाला देखिए, तो इंटीग्रेशन मेरा लीनियर ऑपरेशन है। ठीक है ना, ऐसे डिफरेंशिएशन मेरा लीनियर ऑपरेशन रहेगा। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिखूं तो आप वो बता सकते हो कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका आउटपुट है मेरे पास yt, ठीक है जी, और जिसमें इनपुट है मेरे पास xt। तो अगर मैं इसकी कुछ इक्वेशंस बनाऊं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं कह सकता हूं, मान लीजिए कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिस्टम को जो सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, 4 dyt by dt प्लस 3yt इक्वल टू xt। मान लीजिए इस तरह की डिफरेंस, तो ये लीनियर डिफरेंशियल है कि नो लीनियर है? बताइए, ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यहाँ पे t मल्टीप्लाई कर दूं, अगेन कैसा रहेगा बताओ? लीनियर। क्यों भाई? ऐसे t से मल्टीप्लाई करने से लीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है ना, लीनियर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, ये बनेगी मेरी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है ना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई सिस्टम में इनपुट और आउटपुट की जो रिलेशन है उसमें कोई आइसोलेटेड टर्म आ जाए, मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाए, जैसे अगर मैं बोलूं कि yt इक्वल टू xt प्लस 3 या 4xt प्लस 3, ऐसे अकेली टर्म आ जाए जो विदाउट xt या yt है, तो सिस्टम क्या बन जाएगा? नॉन लीनियर। आप चेक करके देख सकते हो इस पे।
आप इस पे अप्लाई करके देख लीजिए। आप अगर इस पे सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे तो ये वैलिड नहीं रहेगा, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इनपुट x1t बोलूं तो ये बनेगा y1t इक्वल टू 4x1t प्लस 3। सिमिलरली y2t इक्वल टू 4x2t प्लस 3। सिमिलरली y3t क्या बनेगा बताओ जरा, 4x3t प्लस 3। अब x3 की जगह पे क्या रख दो बताओ जरा, x1t प्लस x2t रख दीजिए। ठीक है जी, और इधर y3t की जगह पे क्या कर दो बताओ, y1t प्लस y2t कर दीजिए। तो y1t प्लस y2t करोगे तो ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा बताओ जरा, x1t प्लस x2t प्लस 6। और इधर क्या है बताओ, इधर प्लस 3 है। तो आप देख सकते हो कि कांस्टेंट टर्म की वजह से, जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसकी वजह से ये बराबर नहीं आया। अगर ये ना होती तो शायद बराबर होती। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी टर्म जो xt yt के साथ, और जरूरी है कांस्टेंट हो, ऐसे 3t आ जाए या 3 sin t आ जाए, कुछ भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, सिस्टम क्या बन जाएगा बताओ, नॉन लीनियर। आप ये कह सकते हो दिस रिप्रेजेंट एनर्जी सोर्स, इनिशियल एनर्जी सोर्स। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं बोलूं कोई इंडक्टर है या कोई कैपेसिटर है, अगर उसने कोई वोल्टेज स्टोर कर रखी है, चार्ज कैपेसिटर आप मान लीजिए, या कोई इंडक्टर है जिसने फ्लक्स स्टोर कर रखा है, तो अगेन वो नॉन लीनियर उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, वो नॉन लीनियरिटी की तरफ रहेगा। ठीक है, तो फ्लक्स स्टोर्ड इंडक्टर इज अ नॉन लीनियर। ठीक है, आपका इक्वेशन उससे नॉन लीनियर बनेगी। सही बात है भाई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि लीनियर सिस्टम क्या होते हैं और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होते हैं। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख के या फिर जो रिलेशन है उसको देख के बता सकते हो सिस्टम मेरा लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ठीक है जी, प्रैक्टिकली जितने भी सिस्टम होते हैं ज्यादातर नॉन लीनियर ही होते हैं। ठीक है, फिर हम लीनियर को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज नॉन लीनियर आप देखेगा कि लीनियर से ही हम बना पाएंगे। ठीक है, तो उसी थ्योरी से हम उसको धीरे धीरे हम नॉन लीनियर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हमारा जो चैप्टर का नाम है, जो सब्जेक्ट का नाम है, वो है लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो आई होप आपको लीनियर वर्ड जो है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जरा देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, LTI सिस्टम, बिकॉज हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे इसमें। LTI मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। LTI सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे काफी जगह पे। LTI का मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं कि ये पहले टाइम इनवेरिएंट को समझते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, टाइम इनवेरिएंस का क्या मतलब होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम था। ठीक है, मेरे पास कोई मान लीजिए सिस्टम था और मैंने क्या किया, मैंने कोई इनपुट किया, मे बी xt, और मैं थोड़ा सा आपको वेव फॉर्म से दिखा देता हूं। मान लीजिए ये इनपुट किया। ठीक है, मान लीजिए इस तरह की इनपुट की मैंने, और मुझे जो आउटपुट मिली वो मान लीजिए कुछ इस तरह की मिल गई, मे बी 0, 1, 2 t इन सेकेंड्स। ये हाइट है मेरी मे बी 2। ठीक है, मान लीजिए इस तरह की मेरे को आउटपुट मिल गई वाइट। मैंने इस तरह की इनपुट की थी, मुझे आउटपुट मिल गई वाइट। अब मैं इसी इनपुट को थोड़ा सा डिले करके भेज रहा हूं। सोचिए, इनपुट की शेप नहीं बदल रहा हूं, मैं इनपुट को बस थोड़ा डिले करके भेज रहा हूं, 1 सेकंड 2 सेकंड डिले कर लीजिए। ठीक है, सेम इनपुट को मैं डिले करके भेज रहा हूं। तो 0, ये 1, ये 2, ये 3, हाइट है 2। तो अगर मेरा सिस्टम की आउटपुट जो है, क्योंकि सिस्टम की इनपुट मैंने सेम रखी है, बस 1 सेकंड डिलेड है, तो अगर आउटपुट भी मेरी सेम रहे और वो भी 1 सेकंड अगर डिले हो जाए, जैसे पहले आउटपुट आ रही थी वही आउटपुट अभी आ रही है मेरी, ठीक है, वो भी 1 सेकंड मेरी डिले हो गई है, तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है मेरा, बताओ, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। वो मेरा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। जैसे कि आपका फैन है, आपका फैन जो है ये आपका एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का एग्जांपल है। सोचिए, आज आपने कोई साइन वेव दी, इसको 220 वोल्ट RMS की साइन वेव आपने इसको इनपुट दिया, तो इससे ये फैन घूमने लग गया कुछ पर्टिकुलर स्पीड पे, पर्टिकुलर RPM पे। अब आपने क्या किया, आपने वही साइन वेव, इसको ऑफ कर दिया। फिर ऑफ करने के बाद कुछ 2 घंटे बाद फिर से वही साइन वेव दी, RMS वैल्यू 220 वोल्ट की। तो क्या ये फैन ये बोलेगा कि भाई अब तो तुमने 2 घंटे बाद साइन वेव दी है मुझे 220 वोल्ट की, तो अब तो मैं अलग से अलग आउटपुट दूंगा, अब मेरी RPM बदल जाएगी। तो क्या ऐसा करता है क्या? ऐसा नहीं करता। इसका मतलब सिस्टम कैसा है, बताओ, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। जनरली हमारे जितने भी प्रैक्टिकल सिस्टम होते हैं, जो हमने बनाए हैं, जो हमने डिजाइन किए हैं, वो ज्यादातर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होते हैं। जैसे आपका लैपटॉप, ठीक है, आपका लैपटॉप अगर आप देखोगे तो आज जैसा ओपन हो रहा है वैसे ही कल ओपन होगा, वैसे ही
परसों ओपन होगा, आप समझ रहे मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब वो कैसा है सिस्टम बताओ? टाइम इनवेरिएंट। आपका एसी आपका टाइम इनवेरिएंट, आपका बल्ब टाइम इनवेरिएंट है, ट्यूब आपकी टाइम इनवेरिएंट, सारे सिस्टम आपके टाइम इनवेरिएंट है। टाइम वेरिएंट होते अगर मान लीजिए तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती, ठीक है? फिर तो ये डिसाइड करते फिर कितना टाइम आपने डिले किया है, उसके हिसाब से फिर आउटपुट आती है। आप समझ रहे मेरा पॉइंट? तो मैंने आपको बताया टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए मैं कोई इनपुट डिले कर रहा हूं, सेम इनपुट रख रहा हूं, ठीक है, उसी इनपुट को मैंने डिले कर दिया तो आउटपुट भी मेरी सेम रहेगी और उतना ही डिले हो जाएगा जितना मैंने इनपुट को डिले किया, ठीक है? ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टाइम इनवेरिएंट, ठीक है ना? अगर कोई सिस्टम का कोफिशिएंट मेरा, जैसे कोई इनपुट आउटपुट की रिलेशन है, मान लीजिए yt इक्वल टू txt, या जैसे कि देखो मैं अगर मान लू x ऑफ 2t, मान लीजिए सिस्टम है, ये टाइम वेरिएंट है कि इनवेरिएंट है? ये मेरा टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ये इनवेरिएंट नहीं है। क्यों मेरा टाइम वेरिएंट सिस्टम है? ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो भी आप इनपुट दोगे ना उसको 2 से स्केल करके देगा, ठीक है, उसको 2 से स्केल करके देगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं मान लीजिए मैंने यही इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलेगी बताओ जरा? अगर इनपुट मेरी ये है तो इसको 2 से स्केल करेगा। 2 से स्केल कैसे करेंगे बताओ जरा? आउटपुट जो बनेगी वो क्या बनेगी जरा बताएंगे? जो yt मेरे पास आएगी वो क्या बनेगी जरा बता सकते हो? इसको स्केल कर दो 2 से, तो 2 से स्केल करोगे तो 0 वाला तो 0 पे ही रहेगा, 1 वाला 1/2 पे, 2 वाला 1 पे। हाइट मेरी उतनी रहेगी, स्केलिंग से हाइट नहीं बदलती है, 2 रहेगा। सही है भाई? ये मेरे पास आउटपुट आएगी। अब मान लीजिए मैंने ये इनपुट की, तो अगेन इस इनपुट को क्या करेगा ये बताओ? इस इनपुट को फिर से टाइम स्केल करेगा, तो टाइम स्केल करेगा तो बताइए कहां से कहां तक बनेगा? ये 0 वाला 0 पे, 1 वाला कहां पे आएगा? हाफ पे, 2 वाला 1 पे और 3 वाला 3/2 पे। सही है जी? इस तरह का बन जाएगा। तो आप सोचिए, इनपुट आपने 1 सेकेंड डिले की, शेप मैंने सेम रखी है, तो आउटपुट की शेप सेम रही, देखो शेप नहीं बदली, बट क्या आउटपुट भी 1 सेकेंड डिले हुई? क्या आउटपुट 1 सेकेंड डिले नहीं हुई, आउटपुट क्या हुई? हाफ सेकेंड डिले हुई। इसका मतलब सिस्टम कैसा है ये बताओ? टाइम वेरिएंट सिस्टम, ठीक है? ये मेरा सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ठीक है ना? और जरा देखिए, अगर मैं बोलूं yt इक्वल टू x ऑफ -t, तो ये भी मेरा टाइम वेरिएंट सिस्टम है। दिस इज टाइम वेरिएंट सिस्टम, ये आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, ठीक है? अब आप बोलोगे सर क्या क्राइटेरिया, मतलब कैसे चेक करूं मैं सिस्टम को, टाइम वेरिएंट है कि इनवेरिएंट है, कैसे हम देखें? ठीक है, देखो मेरे पास तो, मैं तो एक ट्रिक यूज करता हूं, ठीक है? सिंपल ट्रिक है, आप भी उसको यूज कर सकते हो। जरा देखिए छुपाने में क्या रखा है, ठीक है ना? तो देखिए, तो सिंपल क्या ट्रिक है, जरा देखिए। जो भी आपको x के अंदर दिया हो ना, यहाँ जो भी रिलेशन है yt में, yt जो है xt के साथ रिलेटेड है, उसमें जो अंदर जो भी दिया हुआ है, आप एक काम कीजिए, एक बार तो उसमें पूरे में से t माइनस कर दीजिए, और एक बार क्या कीजिए, t की जगह t माइनस टी कीजिए। समझ रहे आप मेरा पॉइंट? एक बार तो पूरे में से t माइनस कर दिया, 2t माइनस टी, और एक बार t की जगह t माइनस टी किया। अगर ये दोनों बराबर आ जाए अंदर वाले, तो सिस्टम मेरा टाइम इनवेरिएंट होगा, अदरवाइज टाइम वेरिएंट होगा। जरा देखो यहाँ पे 2t माइनस टी है, यहाँ पे अगर खोलोगे तो क्या बनेगा? 2t माइनस 2t, 2t माइनस 2 कैपिटल टी। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये बराबर आएगा? बराबर तो नहीं आए। इसका मतलब क्या है बताओ? ये सिस्टम कैसा मेरा? टाइम वेरिएंट। ये सिस्टम मेरा टाइम वेरिएंट, ठीक है भाई? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट हम कैसे चेक करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर। ऐसे देखो यहाँ पे ये टाइम वेरिएंट है, क्यों? एक बार एक काम करो, इसमें से पूरे में से माइनस कर दो, और एक बार क्या करो बताओ जरा? t की जगह t माइनस टी कर दो। अब बताइए क्या ये बराबर है? क्या ये तो ये बनेगा माइनस टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है? तो इसका मतलब कैसा बन गया बताओ जरा? ये अगेन टाइम वेरिएंट सिस्टम मेरा बन गया, ठीक है ना? तो ये आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, ठीक है? ये आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम है। कभी भी अगर कोई कोफिशिएंट टाइम डिपेंडेंट आ जाए, ठीक है, तब भी सिस्टम मेरा टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलूं yt इक्वल टू txt, yt इक्वल टू txt, अगर इस तरह का आ जाए तो कोफिशिएंट मेरा टाइम डिपेंडेंट आ गया। इसका मतलब कैसा बन जाएगा? टाइम वेरिएंट। इससे क्या होगा? इससे शेप प्रिजर्व नहीं रहेगी। जैसे यहां पे देखो, यहां पे शेप तो ठीक थी ना, जैसा आपने इनपुट की शेप रखी वही शेप आउटपुट की भी प्रिजर्व हुई शेप, ठीक है? बस वो डिले वाला जो एलिमेंट था वो सेम नहीं रहा, ठीक है? बट इस केस में शेप प्रिजर्व नहीं रहेगी, इसमें डिले एलिमेंट सेम रहेगा, इसमें शेप बदल जाएगी। जैसे कि देखिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला जो होता है वो डिले को बताता है, वो तो सेम है। टी की जगह कैपिटल टी माइनस टी करोगे तो वापस वही रहेगा, ठीक है ना? इसका मतलब शेप डिले आपकी उतनी रहेगी, बट जो मेरा शेप होगा वो बदलेगी। जरा देखिए कैसे, ठीक है? जरा देखते हैं कैसे। मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, ठीक है? देखिए दोस्तों, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखिए। जैसे yt इक्वल टू txt है,
ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए मैंने इनपुट कुछ इस तरह की 0 1 और हाइट 1 है, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने कुछ इनपुट किया, तो आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी बताओ जरा। वो इसको t से मल्टीप्लाई करके दोगे, सही बात है। जो भी इनपुट है उसको t से मल्टीप्लाई कर दो, और t तो ऐसी लाइन होती ना, t जरा देखिए, t ये लाइन होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1 से तो क्या बनेगा बताओ जरा। तो प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा बताओ, दिस लाइन इनटू दिस हाइट, तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये बन जाएगा बस 1 तक, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये मेरे पास आउटपुट आएगी अगर मैं ये इनपुट करूंगा तो। अब चलिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। इनपुट को अब मैं 1 सेकेंड डिले कर रहा हूं, 1 से 2 के बीच दे रहा हूं, और 1 हाइट का इनपुट दे रहा हूं, ठीक है भाई। ये मेरा इनपुट है इस बार। तो बताइए आउटपुट क्या होगी बताओ। आउटपुट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन t से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई कहां से कहां के बीच में होगी, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि जो भी इनपुट है उसको t से मल्टीप्लाई करके दे रही है। तो इसका मतलब अब 1 से 2 के बीच में t से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा बताओ जरा। 1 से 2 के बीच में बताओ क्या बनेगा। 1 से 2 के बीच में इसकी हाइट 1 है और इसकी हाइट कितनी है बताओ, 2 है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा जरा देखिए, वो कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, समझ आया। इस बार ये आउटपुट मेरा बनेगा। तो क्या मेरा शेप प्रिजर्व रही बताइए ना, पहले ये थी, अब डिले करने से ये आ रही है, शेप मेरी बदल गई, समझ आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम मेरा क्या हो गया, टाइम वेरिएंट, ठीक है। सिस्टम मेरा टाइम वेरिएंट बन गया। तो जब भी आपका कोफिशिएंट टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, उससे आपका शेप बदल जाएगी। ब्रैकेट के अंदर तो वायलेशन नहीं आ रहा ना, यहां पे इस तरह का नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब डिले उतना ही हुआ, देखो 1 सेकंड डिले किया तो ये भी 1 सेकंड डिले हो रखा है, ठीक है। ये चीज वही है, बट शेप बदल गई है इस बार। तो कोफिशिएंट टाइम डिपेंडेंट है तब भी टाइम वेरिएंट होगा, और अंदर अगर वो वायलेशन आ जाए ब्रैकेट के अंदर, ये जो होता है ना फंक्शन, ठीक है, तो उसके अंदर अगर टाइम वाला वायलेशन आ जाए कैपिटल टी वाला, तब भी आपका सिस्टम क्या बन जाएगा बताओ, टाइम वेरिएंट, ठीक है। तब भी आपका सिस्टम टाइम वेरिएंट बन जाएगा। अगर मैं बोलूं yt इक्वल टू टी एक्स ऑफ 2t, अब यहां पे देखो दोनों चीज वायलेट हो रही, इसका मतलब डिले एलिमेंट भी चेंज होगा और शेप भी बदलेगी, ठीक है ना। कैसा ये सिस्टम आपका टाइम वेरिएंट, ठीक है। ये आपका सिस्टम टाइम वेरिएंट है, समझ आया अभी। कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखते हैं। मैं रब कर दूं भाई। तो मैंने आपको समझाया लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम के बारे में। अब आइए अब जरा समझते हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। इनको जरा देखते हैं, मैं रब कर रहा हूं भाई। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, इनको जरा देखते हैं। तो आगे जो हम पढ़ेंगे मे बी एलटीआई सिस्टम ज्यादातर हम पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इसको आप समझिए एलटीआई क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप जरा देखिए कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, इसको जरा देखते हैं। तो कॉजल सिस्टम कौन से होते हैं और नॉन कॉजल सिस्टम कौन से होते हैं। देखिए कॉजल सिस्टम वो होते हैं जिनमें प्रेजेंट इनपुट जो है, सॉरी प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे या पास्ट इनपुट पे डिपेंड करे, ठीक है। वो फ्यूचर पे ना डिपेंड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉजल सिस्टम, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट या फिर पास्ट इनपुट पे डिपेंड करे, उसको हम बोलते हैं कॉजल सिस्टम, ठीक है। बट अगर मान लीजिए प्रेजेंट आउटपुट जो है वो फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करे, सोचिए तब क्या बनेगा, तब बनेगा नॉन कॉजल, समझा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ऐसा फैन डिजाइन किया, या फिर इस फैन को मैं बोलूं जो मेरे यहां पे चल रहा है, मैं उस फैन को बोलूं कि भाई जनाब तुम ऐसा करो, तुम हवा आज दे दो मुझे, मैं तुम्हें सप्लाई दूंगा 10 दिन बाद। क्या ऐसा करेगा ये, नहीं करेगा ना। अगर ऐसा करता तो सिस्टम कैसा हो जाता बताओ, नॉन कॉजल टाइप हो जाता, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, इसमें जो भी हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो सारे कॉजल टाइप के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे आजकल जैसे होते हैं ना लोग, जैसे फ्यूचर जो प्रिडिक्ट कर दें, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दें उनको हम नॉन कॉजल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। जो नॉन कॉजल टाइप सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी तो होते हैं ना बाबा लोग, ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग थ्योरी से लगा के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो नॉन कॉजल टाइप में आते हैं, ठीक है। तो उन पे भरोसा मत कीजिए, ठीक है ना। बिकॉज प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो नॉन कॉजल तो कुछ हो ही नहीं सकता, फ्यूचर पे कैसे डिपेंड कर सकते। हाँ कुछ रिकॉर्डेड सिग्नल पे आप देखो, नॉन कॉजल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, नॉन कॉजल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है। जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग करते हो, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, आप फ्यूचर का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन बताते हैं ना, उस दिन बारिश होगी या इस दिन, तो बेसिकली डेटा होते हैं, जो डेटा रिकॉर्डेड डेटा होते हैं उनके साथ मैनिपुलेशन होती है, ठीक है।
तो उसको प्रोसेस करके हम लोग बता देते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग चीज है, वो रिकॉर्डेड डेटा पे होता है, समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है। तो नॉन कॉजल प्रोसेसिंग होती है नॉन कॉजल सिस्टम में, ठीक है, नॉन कॉजल सिस्टम होते हैं मतलब इस तरह से, बट रिकॉर्डेड चीजें पे ही आपकी प्रोसेसिंग हम करेंगे। नॉन कॉजल सिग्नल जो होते हैं ना, तो नॉन कॉजल सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, वो हो सकते हैं, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं, बट वो अलग तरह से हम वर्क करते हैं, मतलब इस तरह का नहीं होता। जनरली जो हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम जो होते हैं, जितने भी हमने जो डिजाइन किए हुए एसी वगैरह, फैन वगैरह, हमारा जो भी हमारे जितने भी हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे किस टाइप के होते हैं बताओ? कॉजल टाइप। ये इनकी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगी? या तो प्रेजेंट इनपुट पे या फिर पास्ट इनपुट पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो उनको हम बोलते हैं कॉजल। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं, देखो अगर मैं मान लीजिए बोलूं कि वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, बताइए कॉजल है कि नॉन कॉजल है? अब कैसे चेक करें कि कॉजल है कि नॉन कॉजल है? ठीक है, देखो आप एक काम करो, आप टी को 1 पुट करके देखो, 3-4 वैल्यू पुट करके देखो ना, अगर एक भी वॉयलेट कर गई तो समझ लो नॉन कॉजल हो जाएगा, एक भी अगर वॉयलेट कर गई तो नॉन कॉजल, ठीक है ना, सिंपल सी बात है बेसिकली। तो चलिए जरा चेक करते हैं, बताइए अगर मैं बोलूं टी इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो टी इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो आउटपुट में 1 पे ले रहा हूं, इनपुट कहां पे हो रही है बताओ जरा? -1 पे। इसका मतलब जरा देखिए रियल लाइन पे मैं 1 पे आउटपुट ले रहा हूं, लेकिन इनपुट कहां पे हो रही है? -1 पे। यहां पे इनपुट हो रही है, यहां से मैं आउटपुट ले रहा हूं। इसका मतलब ठीक है, ये तो लग रहा है कि भाई आउटपुट मेरी इनपुट करने के बाद में ही आई है, समय तो बढ़ता रहता ना ऑलवेज। तो -1 सेकंड पे आपने इनपुट किया, 1 पे आउटपुट ले लिया, तो यहां से तो लग रहा है कि कॉजल टाइप होना चाहिए। बट एक वैल्यू पे क्यों चेक कर रहे हो? मैंने आपको बताया ना, एक पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, एक नेगेटिव वैल्यू लीजिए, और एक 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, अगर मैं टी की वैल्यू -1 ले लूं तो यहां पे क्या बनेगा? मतलब यहां पे टी की वैल्यू -1 ले लूंगा तो यहां पे 1 बनेगा। इसका मतलब -1 पे इस बार मैं क्या ले रहा हूं बताओ? आउटपुट, जबकि इनपुट कहां पे हो रहा है बताओ जरा? 1 पे। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा इस बार? पहले आउटपुट ले रहे हो आप, तो इसका मतलब एक भी कंडीशन अगर ऐसी आ गई तो भी नॉन कॉजल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये है मेरा नॉन कॉजल सिस्टम, समझ आ गई? नॉन कॉजल सिस्टम, ये प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं है, नॉन कॉजल सिस्टम है। अगर मैं बोलूं वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ 2t, बताएंगे कॉजल है कि नॉन कॉजल है? ठीक है, ये आपका कॉजल है, ठीक है। जरा चेक कीजिए, अगर मैं बोलूं आपको कि टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है, टी की वैल्यू 1 पे देखिए क्या बनेगा, टी की वैल्यू 1 पे देखिए क्या बनेगा, जरा बताइए टी की वैल्यू 1 पे क्या बनेगा? अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा बताएंगे जरा? हाँ, तो 1 पुट करोगे तो y1 इक्वल टू क्या बनेगा? x2। जरा देखिए, इसका मतलब मैं आउटपुट कहां पे ले रहा हूं? 1 पे, और इनपुट कहां पे है बताओ जरा? 2 पे। तो नॉन कॉजल हो गया यार, ठीक है, हाँ तो नॉन कॉजल है ये नॉन कॉजल है, ठीक है ना, मैं कॉजल गलत बोल रहा था, ठीक है ना। ये कैसा है बताओ? नॉन कॉजल। आप चेक करके देख सकते हो, आउटपुट मेरी 1 पे, इनपुट मेरा 2 पे, ठीक है, तो कैसा बनेगा ये? नॉन कॉजल, ठीक है ना। चलिए और जरा देखते हैं, ठीक है, तो नॉन कॉजल आ जाएगा। जैसे आपने पिछला देखा भी होगा, आपने पिछला जब मैं टाइम वेरिएंट समझा रहा था तो मैंने आपको ये 2 से स्केल करके बताया था। इनपुट मेरी 1 पे आ रही थी, लेकिन आउटपुट कहां से शुरू हो गई थी बताओ? हाफ से ही शुरू हो गई थी। पेज पलट के देखो जरा, ठीक है, इसका मतलब इनपुट तो 1 से शुरू हो रही है, उससे पहले ही क्या आ गई बताओ? आउटपुट आ गई। इसका मतलब क्या है? ये इसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कैसा सिस्टम है ये? नॉन कॉजल सिस्टम, समझ आया अभी? तो कॉजल नॉन कॉजल कैसे चेक करते हैं वो जरा देखिए। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर मेरी प्रेजेंट आउटपुट अगर एक भी फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रही हो, एक भी केस ऐसा आ जाए जिसमें फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रही हो वो, तब भी समझ लो नॉन कॉजल है, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है ना। तो हमने बताया कॉजल क्या होते हैं, नॉन कॉजल क्या होते हैं। प्रैक्टिकली सारे सिस्टम ज्यादातर कॉजल होते हैं, ठीक है ना। जितने भी सिस्टम हम पढ़ेंगे वो सारे कॉजल होंगे। तो इसका मतलब जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें जो सिस्टम होंगे वो सारे क्या होंगे बताओ? कॉजल। हम कॉजल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम कॉजल सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तो इसको फिलहाल मैं एक अलग तरह से समझा रहा हूं, और वो है मेरा बीबॉस स्टेबिलिटी, ठीक है ना। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, मैं इस तरह से इसको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसमें मैंने इनपुट जो है वो बाउंडेड डाली, ठीक है, इनपुट मेरी बाउंडेड थी,
और बाउंडेड इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास आउटपुट मिली अगर वो भी मेरे को बाउंडेड मिल जाए तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है, मेरा स्टेबल है। मैंने बाउंडेड इनपुट डाली और बाउंडेड आउटपुट मुझे मिल जाए तो सिस्टम आपका क्या है, स्टेबल है। जरा सोचिए कि मैं एक फनी एग्जांपल देता हूं। हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे होते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट एक सिस्टम है क्योंकि उसका बॉडी एक सिस्टम है, ठीक है ना। अब सोचिए किसी ने किसी बच्चे को छेड़ दिया, ठीक है, हल्का सा पिंच कर दिया, ठीक है, अब बाउंडेड इनपुट दी उसके सिस्टम को, ठीक है, बट अगर वो जमीन आसमान पे उठा ले तो, ठीक है, मतलब इतना हंगामा मचा दे और पूरा मतलब पूरा क्लास एक तरह से डिस्टर्ब होगी, सब कुछ डिस्टर्ब होगा, सब सिस्टम एक तरह से इधर से उधर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो सिस्टम कैसा है बताओ, अनस्टेबल सिस्टम है, समझ आया। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है ना। मतलब बाउंडेड इनपुट दी आपने और आउटपुट कैसे दे दी, अनबाउंडेड, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम क्या होगा मेरा, अनस्टेबल सिस्टम। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए बोलूं yt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t x t dt, ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है। क्यों भाई, क्योंकि आप इनपुट बाउंडेड डाल के देखो, ut डाल के देखो, तो ut का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बताओ जरा। इनपुट तो मेरी बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब एम्पलीट्यूड बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब एम्पलीट्यूड बाउंडेड, ठीक है, तो ये मेरा ut है भाई, तो मैंने बाउंडेड इनपुट डाली, बट जो आउटपुट मेरे को मिलेगी वो क्या मिलेगी बताओ जरा, वो मेरे को RT मिलेगी, ठीक है, वो कैसा है बताओ जरा, वो तो मेरा अनबाउंडेड है, समझ रहे हो भाई, तो आउटपुट मुझे अनबाउंडेड मिल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब सिस्टम कैसा है बताओ जरा, अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है भाई, ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो खैर, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम, जैसे अगर मैं और बोलूं yt इक्वल टू x ऑफ 2t, ये स्टेबल सिस्टम है। अगर xt बाउंडेड है तो x ऑफ 2t भी बाउंडेड ही होगा, ठीक है ना, तो ये तो श्योर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है, ये स्टेबल सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चेक करते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अगर मैं बोलूं yt इक्वल टू 1/xt, 1/xt, ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है। क्यों भाई, क्यों अनस्टेबल है बताओ ना। अगर आप बाउंडेड 0 इनपुट दोगे तब भी आउटपुट क्या बनेगी बताओ ना, अनबाउंडेड है नहीं, तो इसका अंदर कैसा सिस्टम है ये बताओ, अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है, ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है एंड नॉन लीनियर है, ठीक है। अब सोचिए सबसे पहले होमोजेनिटी ही कोई होल्ड नहीं करेगा। अगर इनपुट मेरा 0 है तो आउटपुट कैसे आ गई, ठीक है, आउटपुट मेरी इनफाइनाइट आ रही है, तो इसका मतलब नॉन लीनियर सिस्टम है। वैसे भी आप डिवीजन वाला रूल के हिसाब से कह सकते हो कि नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है ना। कॉजल जरूर है ये, ठीक है, कॉजल है, 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब प्रेजेंट आउटपुट जो है किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेजेंट इनपुट पे। 1 1 है ना, 2 2 है, 1 1 है, -1 -1 है, ठीक है, तो इसका मतलब कॉजल सिस्टम है मेरा, ठीक है, बट ये अनस्टेबल है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिएगा, मैं रब कर रहा हूं इसको। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सिस्टम की टाइप होती है वो क्या होती है, ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल, कॉजल एंड नॉन कॉजल, ठीक है, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। तो ये हमने कुछ सिस्टम हमने देखे। तो प्रैक्टिकली जो कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं वो ये सिस्टम पढ़ने वाले हैं। दूसरा लीनियर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम पढ़ने वाले लीनियर और टाइम इनवेरिएंट। हालांकि बहुत सारे टाइम वेरिएंट भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है, उनका भी कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, बट जनरली हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को हम देखते हैं, ठीक है ना। लीनियर, टाइम इनवेरिएंट, कॉजल सिस्टम, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हालांकि हम चेक करेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है, ये भी जरूर चेक करना है, स्टेबिलिटी देखनी है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये कैसे चेक करें, ठीक है। कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, नॉन कॉजल की नहीं देखेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता हूं नॉन कॉजल की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं और कॉजल की कैसे देखते हैं, ठीक है, तो दोनों के रूल अलग अलग है, लेकिन जो रूल हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे वो कॉजल सिस्टम पे ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, वो जरा देखते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, ये तो आपने सिस्टम को डिफाइन किया, आपने लीनियर वर्ड को डिफाइन किया, ये कंट्रोल का क्या मतलब होता है। कंट्रोल का मतलब सिस्टम को कंट्रोल करना, बेसिकली सिस्टम की कंट्रोलिंग हमें स्टडी करना। सोचिए एक कंट्रोल इंजीनियर का क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई सिस्टम बनाना चाहता हूं, मैंने कोई नया कुछ डिजाइन किया, ठीक है, अब जो मेरे पास डिजाइन चीज है मैं उसमें इनपुट डाल के नहीं चेक करूंगा, मैं उसके टेस्टिंग पहले नहीं करूंगा, पहले मैं उस पर पेपर वर्क करूंगा। पेपर वर्क मतलब उस सिस्टम को, उसका एक मॉडल बनाऊंगा मैं। मॉडल आप समझते हो, मॉडल जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, मोटर है जैसे, ठीक है, फैन है जैसे, तो फैन का मॉडल बना दो आप। मॉडल कैसे बनाते हैं, RLC से, मतलब इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, आप उसको रिप्रेजेंट करके और आप उससे मॉडल तैयार करते हैं उसका।
मॉडल तैयार करके आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हो कि वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, कॉपी पेन से ही, आपने कोई इनपुट नहीं दी, आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हो भाई इसका ये स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। आप उसकी कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हो कि ये कंट्रोलेबल है कि नहीं है, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं कि अनकंट्रोलेबल हो जाए, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी, ऐसे आप इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करते हो। ये एक कंट्रोल इंजीनियर का काम है। किसी भी सिस्टम को पास करने से पहले उसको चेक किया जाता है कि वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, वो सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है, वो सिस्टम ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज करेक्ट है तो हम क्या बोलते हैं बताओ, हम बोलते हैं सिस्टम वर्क करेगा। तो फिर उसको इनपुट डाल के देखा जाता है, समझ आया। तो आप सोचिए कि कंट्रोल इंजीनियर का कितना इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो कंट्रोल इंजीनियर सबसे पहले ये काम करता है कि वो चेक करता है कि सिस्टम मेरा स्टेबल है कि नहीं है, सिस्टम मेरा कंट्रोलेबल है कि नहीं है, सिस्टम मेरा ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। सोचिए मैंने कोई फैन ऐसा डिजाइन किया जिसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब एक हाइपोथेटिकल फैन ऐसा हो गया, ठीक है। मैंने कुछ बाउंडेड इनपुट दी और आउटपुट मेरी बढ़ती जा रही है, मतलब अनस्टेबल सिस्टम है। तो इसका मतलब वो इसकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी फिर एक पॉइंट पे आगे कि उसके अंदर मैकेनिकल वाइब्रेशंस आ जाएंगे और उखड़ जाएगा वो, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कुल मिला के क्या होगा बताओ, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम। ये मेरा अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है ना। तो कंट्रोल इंजीनियर का काम ये यही होता है कि वो इनपुट देने से पहले चेक करता है कॉपी पेन से कि भाई वो सिस्टम जो मैंने डिजाइन किया है वो स्टेबल है कि नहीं है, समझ आया। और अगर स्टेबल नहीं है तो कुछ पैरामीटर चेंज कीजिए सो दैट सिस्टम मेरा स्टेबल आए। उसमें एरर कितना है, ठीक है, कितना एरर दे रहा है वो, स्टेडी स्टेट एरर हमें निकालना होता है, कई बार डायनेमिक एरर हमें निकालना होता है, ठीक है। कैसे उसकी आउटपुट वेरी हो गया, हमें ये सारी स्टडी करनी होती है, ठीक है। उसके पैरामीटर वेरिएशन देखने होते हैं कि कौन सा पैरामीटर बदलेगा तो क्या चीज बदलेगी, मतलब उसके अंदर की सारी जो स्टडी है विदाउट उसको इनपुट दिए हम सारी कैलकुलेशन करते हैं पहले, ठीक है ना। तो ऐसा जो चीज है, ये जो चीज है, ये सारा काम कंट्रोल इंजीनियर का होता है। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट काम है और हम कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप इस सब्जेक्ट को, इससे मोटिवेट हुई है थोड़ा सा, ठीक है, और इस सब्जेक्ट को देखिए कि ये बेसिकली क्या सब्जेक्ट है, ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीजें अब चेक करेंगे, बट ध्यान दीजिएगा कॉजल, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको कॉजल एंड नॉन कॉजल इन सिस्टम की थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से मेरी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं इनकी। थोड़ा सा मैं आपको लैपलेस की तरफ लेके जाऊंगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। दूसरा, हम एलटीआई सिस्टम को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, उसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, वो क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में जब हम मिलेंगे तब इस चीज को डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप इसको लगाइए, इसको देखिए एक बार, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आया। तो सब्जेक्ट बड़ा इजी है, सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा कंसेप्चुअली इसको लेके चलें, ठीक है ना। तो बुक मैंने आपको बता दी है, बुक आप ले लीजिएगा। क्वेश्चंस इसके हम देते रहेंगे आपको, क्वेश्चन बेस्ड मॉड्यूल में आपके आते रहेंगे क्वेश्चंस, उनको आप लगाइएगा साथ साथ, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।